आज हम जो हमारी दूसरी कक्षा है राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। बीए ऑनर्स तृतीय वर्ष की के 12वीं पेपर राजस्थानी भाषा एवं साहित्य ऑनर्स हिंदी ऑनर्स के। तो 12वें पेपर में हम दूसरी क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास हम पढ़ेंगे। हम सब लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान की ये संज्ञा दरअसल पहले ये कई सारे राज्यों का एक देशी रजवाड़ों का समूह था। राजस्थान नाम का ऐसे इस भौगोलिक खंड के रूप में राजस्थान नाम सबसे पहले कर्नल टॉड ने इस्तेमाल किया अपने इतिहास के ग्रंथ के शीर्षक में। उसके बाद इस राजस्थान प्रदेश की भाषाओं को एक कलेक्टिव रूप से सामूहिक रूप से राजस्थानी कहा जाने लगा। राजस्थानी इस भाषा के लिए बहुत नया नाम है और एक सामूहिक नाम है राजस्थानी, जिसमें राजस्थानी की कई बोलियां शामिल है, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मालवी, बहुत सारी बोलियां इसमें शामिल है, लेकिन एक सामूहिक नाम इसे राजस्थानी दिया गया है। राजस्थानी भाषा लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी हिंदी भाषा। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से विद्वान, हिंदी भाषा और साहित्य के विद्वान, राजस्थानी को हिंदी की उपभाषा मानते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ऐसा ही मानते हैं अपने भाषा सर्वेक्षण में। और लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, जैसे जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, और भी बहुत सारे राजस्थान के विद्वान हैं। वो ये मानते हैं कि राजस्थानी हिंदी की एक उपभाषा नहीं है, बल्कि वो एक स्वतंत्र भाषा है। उसकी अपनी भाषिक विशेषताएं हैं, अपनी व्याकरणिक विशेषताएं हैं, जो हिंदी से कई मायनों में अलग हैं। ये ज़रूर है कि हिंदी और राजस्थानी में शब्द का इतना साम्य है कि हमें एक जैसी भाषा नज़र आती है, लेकिन वास्तव में ये दो अलग-अलग भाषाएं हैं। तो ये दो तरह के मत हैं। तो हम जो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य में अधिकतर उन विद्वानों का मत पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि राजस्थानी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से एक पृथक भाषा है। तो जो ये इसमें इसकी राजस्थानी भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके पहले क्या नाम थे, क्योंकि राजस्थानी नाम तो बहुत नया नाम है, तो उसके सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मोतीलाल मेनारिया जी ने इसका एक संक्षिप्त परिचय दिया है, राजस्थानी साहित्य का राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। और इसके अलावा लालस जी ने भी दिया है, हीरालाल माहेश्वरी जी ने भी दिया है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2011 की जनगणना के रोचक आंकड़े बताती हूँ। 2011 की जनगणना जो है, उसके आंकड़े आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाले हुए हैं। इसमें राजस्थानी बोलने वाले लोगों की संख्या करीब, मैं देखती हूँ, राजस्थानी बोलने वाले 2,58,00,000 2011 में बताई गई है, यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा राजस्थानी बोलने वाले हैं, जिनकी प्रथम भाषा मातृभाषा राजस्थानी है। इसके अलावा जिन्होंने, क्योंकि राजस्थानी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, तो इसके अलावा जो मारवाड़ी को अपनी मातृभाषा बताने वाले 78 लाख हैं, मेवाड़ी को अपनी मातृभाषा बताने वाले 22 लाख हैं, मेवाती को मातृभाषा बताने वाले 8.5 लाख हैं, हाड़ौती को बोलने वाले करीब 29 लाख, 29.5 लाख हैं, वागड़ी बोलने वाले करीब 2.25 लाख हैं। और ये सब जो राजस्थानी की बोलियां हैं, इसमें हम मालवी को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक रूप से राजस्थान से अलग प्रदेश में मालवा क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन वो जो मालवी बोली है वो राजस्थानी की एक बोली है। तो उसे भी अगर हम शामिल करें तो और बड़ी संख्या हो जाती है। तो ये जो बड़ी संख्या, करीब 4 करोड़ से ऊपर लोग राजस्थानी की बोलियों को, राजस्थानी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। और राजस्थानी भाषा को हिंदी के विरोधी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि राजस्थानी के साहित्य के बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की हैं, राजस्थानी में भी रचनाएं की हैं। कन्हैयालाल सेठिया जी ने हिंदी में भी रचा है, राजस्थानी में भी रचा है। विजयदान देथा जी ने, बिज्जी ने हिंदी में भी कहानियां रची है, राजस्थानी में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थानी लोक साहित्य और राजस्थानी
कथा क्षेत्र में। तो ऐसा हिंदी और राजस्थानी प्रतियोगी कहीं नहीं है, ये दोनों आदान-प्रदान से विकसित हो रही हैं। आदान-प्रदान से हिंदी ने भी राजस्थानी से बहुत लिया है। जो हिंदी का गद्य साहित्य है, वो तो बहुत नई बात है। ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य भी मध्यकाल में बहुत अल्प मात्रा में लिखा गया और बड़े पैमाने पर हिंदी में गद्य तो आधुनिक काल में आया, लेकिन राजस्थानी ऐसी भाषा थी जिसमें पुराने समय में भी गद्य था। तो जब आप डॉक्टर राजेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ भी गद्य साहित्य के रूप में राजस्थानी की कृतियाँ आती हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें बहुत सारी कृतियाँ राजस्थानी साहित्य की हैं और जो मध्यकाल है उसमें मीरा की जो कविता है वो राजस्थानी की कविता है। हालांकि इस पर ब्रजभाषा का असर है और जहाँ जहाँ मीरा गाई जाती हैं उन बोलियों का असर है, लेकिन फिर भी वो मीरा राजस्थानी की कवियत्री है जो हिंदी की भी एक बड़ी कवियत्री है। तो राजस्थानी और हिंदी एक दूसरे से अलग अलग भाषाएं, भाषा वैज्ञानिक रूप से तो अलग अलग भाषाएं, लेकिन आदान प्रदान से इनका साहित्य विकसित होता रहा है, ये भाषाएं भी विकसित होती रही हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थानी भाषा के उद्भव और विकास में बात करते हुए, जैसे आप लोग हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ते हैं तो हम संस्कृत से शुरू करते हैं कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई, लौकिक संस्कृत से कई तरह की प्राकृतें उत्पन्न हुई और कई तरह की प्राकृतों से कई तरह की अपभ्रंशें उत्पन्न हुई और कई तरह की अपभ्रंशों से जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, केवल द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को छोड़ करके बाकी जितनी आधुनिक भारतीय भाषाएं, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, हिंदी हो और या फिर मराठी हो, गुजराती हो, बंगला हो, ये सारी जो असमिया हो, ये सारी आधुनिक भारतीय भाषाएं तरह तरह की अपभ्रंशों से निकली हैं। तो राजस्थानी भी इसी इसी तरह से कई चरणों में होते हुए इस आधुनिक राजस्थानी तक पहुंची है। तो वैदिक संस्कृत से निकलने वाली भाषा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से निकलने वाली भाषाएं हैं प्राकृतें, प्राकृतें कई तरह की हैं इसलिए मैं प्राकृतें कह रही हूँ, और प्राकृतों से कई तरह की अपभ्रंशें बनी हैं और उन कई तरह की अपभ्रंशों से अलग अलग भाषाएं बनी हैं आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो राजस्थानी किस तरह की अपभ्रंश से बनी है, इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इस वंश वृक्ष से सहमत नहीं है कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से प्राकृतें उत्पन्न हुई। उनकी अपनी थ्योरी है कि वो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत कहते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि हम भाषा विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम राजस्थानी भाषा में के उद्भव और विकास के बारे में जो आम तौर पर प्रचलित मत है, मैं उसी की आपसे बात कर रही हूँ। तो अपभ्रंश से राजस्थानी विकसित हुई है, लेकिन कौन सी अपभ्रंश से राजस्थानी विकसित हुई है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो उद्धृत करते हैं, तो सबसे पहले हम ग्रियर्सन को लें क्योंकि भाषा सर्वेक्षण उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ग्रियर्सन ने ये माना है कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी की व्युत्पत्ति हुई है। तो ये नागर अपभ्रंश गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की में पहले प्रचलित थी राजस्थानी भाषा के विकसित होने से पहले, तो उससे राजस्थानी विकसित हुई है। मैं आपको लालस जी ने ग्रियर्सन का वंश वृक्ष एक चित्र के आरेख के रूप में दिया है, वो भी मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन ये भी आपको शायद उल्टा नजर आएगा, ये कैमरे की सीमा है। मैं रिकॉर्डिंग फिर चेक करके देखूंगी कि शायद आपको सीधा भी नजर आ जाए, पता नहीं, देखते हैं जो भी है। लेकिन अगर ये लालस जी के शब्द को उसमें ये दिया हुआ है, आप इंटरनेट पे जाकर शब्द को उसकी भूमिका में सर्च कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार जो प्राचीन वैदिक बोली थी, उसकी जो दक्षिण पश्चिम की शाखा थी, उससे लाटी, शोरसेनी, आभिरी, अवंती और कई तरह की वो प्राकृतें जो उत्पन्न हुई, उनसे एक अपभ्रंश उत्पन्न हुई, नागर अपभ्रंश, और उस नागर अपभ्रंश से राजस्थानी उत्पन्न हुई और उस राजस्थानी की
4 तरह की बोलियों में वर्गीकृत किया है ग्रियर्सन ने। राजस्थानी में कई सारी बोलियां हैं, लेकिन 4 तरह का बोलियों में उन्होंने वर्गीकृत किया है। पश्चिमी राजस्थानी में उन्होंने मारवाड़ी और गुजराती को रखा है। गुजराती और राजस्थानी कब अलग हुई, ये भी हम बाद में बात करेंगे। और जयपुरी और हाड़ौती को उन्होंने एक और वर्ग में रखा है, और मेवाती और गुजरी को तीसरे वर्ग में, और मालवी और नीमाड़ी को चौथे वर्ग में रखा है। तो इस तरह से 4 वर्गों में ग्रियर्सन ने विभाजित किया है राजस्थानी भाषा को। तो ये हम राजस्थानी की बोलियां जब पढ़ेंगे, इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थानी जिस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, उद्भव हुआ है राजस्थानी का, ग्रियर्सन मानते हैं कि वो नागर अपभ्रंश है। नागर जो शब्द है वो देवनागरी लिपि से भी जुड़ा हुआ है, और ये माना जाता है कि गुजरात के एक क्षेत्र में जो नागर ब्राह्मण है, उनमें ये लिपि या ये भाषा नागर अपभ्रंश प्रचलित रही होगी, उससे इसका ये नाम पड़ा होगा। लेकिन बहुत से लोग इससे सहमत नहीं है, और ये इसका नागर का अर्थ शहरी मानते हैं, नगर में रहने वाले लोगों की भाषा, नगर में रहने वाले लोगों की लिपि। अब इस विवाद में हम न जाएं, क्योंकि राजस्थानी के उद्भव और विकास से इसके नागर अपभ्रंश के नामकरण का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ग्रियर्सन ऐसा मानते हैं कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी की का उद्भव हुआ है। एक और बड़े विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थानी को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है, और वो बड़े विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जिनकी मातृभाषा बंगाली है, जिनकी ज्ञान की भाषा अंग्रेजी है, उन्होंने इतना बड़ा काम राजस्थानी के लिए भी किया है, हिंदी भाषा के लिए भी किया है। तो मैं उनका कोटेशन आपको हीरालाल माहेश्वरी जी की पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य से जो उद्धृत है वो सुनाती हूँ। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में, गुजराती एंड राजस्थानी आर derived from the one and the same source dialect to which the name of Old Western Rajasthani has been given. Gujarati must have differentiated from Old Western Rajasthani in the 16th, नहीं ये तो 16th, इसमें वो कोटेशन बीच में गायब है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जो उनकी मूल पुस्तक मैं ढूंढूंगी इंटरनेट पर, अगर मुझे मिल गई तो मैं उसमें से आपको कोटेशन अगली किसी क्लास में सुनाऊंगी। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जिस अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ, उसे नाम सौराष्ट्रीय अपभ्रंश दिया है। क्योंकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ये मानते हैं कि गुजराती और राजस्थानी का मूल एक ही भाषा थी। गुजराती और राजस्थानी का मूल चूंकि एक ही भाषा थी, इसलिए वो ऐसे प्रदेश में उत्पन्न होनी चाहिए जो इन दोनों का सम्मिलित प्रदेश हो, उसे गुर्जर प्रदेश कहा जाता था। तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का एरिया सम्मिलित रूप से गुर्जर प्रदेश कहा जाता था, जहाँ गुर्जर जाति का शासन था। तो गुर्जर जाति के शासन वाले उस एरिया में एक भाषा विकसित हुई, जिससे मरु गुर्जर भी कहा गया, मरु भाषा भी कहा गया। ये राजस्थानी के पुराने नाम है, पुरानी राजस्थानी के नाम है। लेकिन जिस अपभ्रंश से ये भाषा उत्पन्न हुई है, उसे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश नाम देते हैं। सौराष्ट्र गुजरात का एक प्रदेश है, किंतु ये नाम भी बहुत से विद्वान इससे सहमत नहीं है कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश थोड़ा भ्रम पैदा करने वाला नाम है कि राजस्थानी उससे व्युत्पन्न हुई। तो सौराष्ट्र तो पर्टिकुलर एक रीजन का नाम है जो गुजरात में है, तो उससे राजस्थानी का उद्भव मानना थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया न तो ग्रियर्सन के मत को स्वीकार करते हैं, न ही डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के मत को स्वीकार करते हैं। एक तीसरे बड़े विद्वान हैं जिनकी मातृभाषा गुजराती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुजराती और राजस्थानी कुछ 100 साल पहले ही अलग हुई हैं, 16वीं सदी में अलग हुई हैं। उनसे पहले दोनों एक ही भाषाएं थी। तो दोनों का उद्भव किसी एक अपभ्रंश से हुआ होगा, ऐसा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी मानते हैं। और उस अपभ्रंश का नाम उन्होंने गुर्जरी अपभ्रंश रखा।
गुर्जरी अपभ्रंश थोड़ा सा व्यापक नाम है क्योंकि गुर्जर प्रदेश की अपभ्रंश भाषा उसमें बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा के लिए ये प्रयुक्त होता है। और राजस्थान जो एरिया है उस और गुजरात, ये आधुनिक राज्य तो अब बने हैं, ये सम्मिलित रूप से पुराने समय से गुर्जर प्रदेश या मरु गुर्जर प्रदेश कहा जाता रहा है। तो इन जो ग्रियर्सन का जो नागर अपभ्रंश कहना है या सुनीति कुमार चटर्जी का सौराष्ट्रीय अपभ्रंश कहना है, उसके बजाय कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी का राजस्थानी की मूल भाषा को गुर्जर अपभ्रंश कहना ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया यही मानते हैं कि गुर्जर अपभ्रंश उस मूल भाषा के लिए ज्यादा उपयुक्त शब्द है। और जो डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी और सीताराम लालस जी, ये सब भी इसी मत से सहमत हैं, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के मत से सहमत हैं, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के मत से सहमत हैं कि जो पुरानी भाषा रही होगी, राजस्थानी और गुजराती दोनों की जो मूल भाषा रही होगी, जिस अपभ्रंश से ये भाषाएं निकली हैं, वो गुर्जर अपभ्रंश ही उसका नाम ज्यादा तर्कसंगत नाम है। तो आज हम अपनी ये क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, राजस्थानी का उद्भव और विकास पर हम फिर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के कारण हमारे समय की सीमा है, तो आप लोग इसको लिंक टूटने का मत समझिए कारण, और ये मानिए कि मैंने आपको ब्रेक दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्ते।